कि भारत में बहुत सारे नीतिगत निर्णय राजनीति तय करती है और राजनीति की ब्लैकमेलिंग वोटों के आधार पे होती है कि हिंदू का चुनाव लड़ना एक औपचारिकता भर होता है। मतलब ठीक है, बीजेपी ने भी बहुत बार ऐसे लोगों को टिकट दिए कि भाई सीट खाली ना रहे, इज्जत बच जाए। जमानत जब्त होना वहाँ हिंदुओं की बड़ी आम बात है। और अंग्रेज़ों ने कई जराइम पेशा जातियाँ डिक्लेयर की हुई थी, आपराधिक जातियाँ, उसमें एक बड़ी जाति मेव भी रहे हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ पूरे मेवात में एक नारा प्रसिद्ध है, पहलो वोट जात लूँ, जात न हो तो हाथ लूँ। यानी पहला वोट जाति को देंगे, अगर उस सीट पर जाति का कैंडिडेट नहीं है तो हाथ को यानी कांग्रेस को देंगे। वो लोग एक मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे तो एक मौका मिल जाए। और दूसरी बात सर, धीरे धीरे वहाँ पे करीब 250 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। अब आगे की यदि हम बात करें, रणनीतिक बात यदि हम करें कि आगे क्या, तो आगे देखिए ये युद्ध तो हिंदू समाज का है और ये लड़ना हिंदू समाज को ही पड़ेगा, ये सरकार का युद्ध नहीं है। देखिए अब धकेलते धकेलते हमको दीवार से तो लगा दिया है, अब दीवार तोड़ के ये पूरी छत अपने ऊपर तो गिराने से रहे, तो अब रिटेलिएट करने के अलावा हमारे पास इन्होंने कोई विकल्प छोड़ा नहीं है। इसलिए हर जगह हिंदू प्रतिरोध पूरी ताकत से हो, ये सुनिश्चित करना हिंदू समाज का उत्तरदायित्व है और हम जैसे लोगों का मैदान में खुद खड़े होना, चाहे गोली क्यों न चले। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे स्टूडियो में हैं जय आहूजा जी। और जैसा कि आप जानते हैं, जय आहूजा जी की कर्मभूमि जो है वो मेवात का ही क्षेत्र है, यद्यपि वो राजस्थान का मेवात है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनसे मेवात के बारे में। आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित साहब। ये बताएं कि इस समय जो कुछ भी मेवात में जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, और जो तात्कालिक हमने देखा कि हिंदू यात्रा पर, हिंदू तीर्थयात्रियों पर, कलश यात्रा पर हमले हुए और कोई 5-6 लोगों की उसमें जान भी गई, उसमें 2 पुलिस वाले भी थे जी। तो ये केवल हिंदुओं के ऊपर रोष व्यक्त किया गया है या कि इसके पीछे की कोई बड़ी पृष्ठभूमि है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसा कि दबाव डाला जा रहा था, मेवात में काफ़ी कुछ एक्शंस भी लिए गए थे, तो ये पृष्ठभूमि क्या है? और जो मेवात का जो पूरा क्षेत्र है, जो वहाँ की जो रिलीजियस डेमोग्राफी है और जिस प्रकार के कार्यकलाप हैं जो आजकल बहुत आ रहे हैं सुर्खियों में, तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य से, पृष्ठभूमि से हमें परिचित कराएं। बेसिकली दीक्षित साहब, जो समझने की बात है वो ये है कि भारत में बहुत सारे नीतिगत निर्णय राजनीति तय करती है और राजनीति की ब्लैकमेलिंग वोटों के आधार पे होती है। तो ये लगभग 1.5 जिला हरियाणा का ऐसा है जहाँ पे अमूमन बड़ी संख्या में मेव समाज के मुस्लिम नेता चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं। कई सीटों पे तो हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हिंदू का चुनाव लड़ना एक औपचारिकता भर होता है। मतलब ठीक है, बीजेपी ने भी बहुत बार ऐसे लोगों को टिकट दिए कि भाई सीट खाली ना रहे, इज्जत बच जाए। जमानत जब्त होना वहाँ हिंदुओं की बड़ी आम बात है। कंटेस्टेंट नंबर 1, कंटेस्टेंट नंबर 2, इवन नंबर 3 तक भी मेव ही होते हैं लाइन से। अब चूंकि 2015 तक जितनी भी सरकारें रही, उनका संपूर्ण जो क्राइटेरिया था इस एरिया को लेके, एक तो ये पूरी तरह से इग्नोरेंट एरिया था क्योंकि ये क्राइम सेंसिटिव रहा है बिफोर पार्टीशन, और अंग्रेज़ों ने कई जराइम पेशा जातियाँ डिक्लेयर की हुई थी, आपराधिक जातियाँ, उसमें एक बड़ी जाति मेव भी रहे हैं वहाँ पर। तो पुराने समय से इतिहास में एक बड़ी लंबी हिस्ट्री चलती आई है अपराधों की, तो एक तो ये बड़ा कारण था। दूसरा क्या है कि 2015 तक इनके अपराध भी सारे बेलगाम थे। बहुत सारे ब्लैकआउट एरियाज़ हैं, ब्लैक जोन्स हैं, जहाँ पे किसी भी राज्य की पुलिस को जाने में आज भी डर लगता है। अब राजस्थान में तो अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं। उसका कारण ये है कि राजस्थान में भी चाहे हमारी बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, मेवों का अपीजमेंट यहाँ पे लगातार चलता रहा। भैरव सिंह जी के समय तक ऐसा नहीं था। जब से माननीय वसुंधरा जी आई तो पूरे मेवात में से ज्ञानदेव आहूजा जी जैसे और कई सारे बड़े बड़े लीडर हुए बीजेपी के अंदर,
किसी को भी कभी भी राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं बनाया। वो लोग अपने बलबूते, अपने तौर तरीकों से, अपने विल पावर पे सरवाइव किए। लेकिन जब मंत्री बनाने की नौबत आई तो नसरू खान जी, जिन्होंने भैरव सिंह जी को कभी समर्थन दिया था 93 से 98 की सरकार में, उनको मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन बना के पावरफुल किया और मंत्री बनाया। तो ये एक परंपरा राजस्थान में भी रही। तो ब्लैकमेलिंग की माहिर होती है कौम, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की। हमारे यहाँ पूरे मेवात में एक नारा प्रसिद्ध है, पहलो वोट जात लूँ, जात ना हो तो हाथ लूँ। यानी पहला वोट जाति को देंगे, अगर उस सीट पर जाति का कैंडिडेट नहीं है तो हाथ को, यानी कांग्रेस को देंगे। ऐसा हुआ भी है हिस्टोरिकली। आप तो तब टॉप ब्यूरोक्रेसी में थे सन 1998 में। तो तिजारा में चौटाला की पार्टी से सायरा बेगम करके थी, वो चुनाव लड़ रही थी, वो प्रोमिनेंट कैंडिडेट थी, तो उनको वोट दिए चौटाला की पार्टी को। रामगढ़ में हमारे आहूजा साहब के सामने जुबेर खान लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पे, उनको वोट दिए। बगल की सीट पे नसरू खान लड़ रहे थे बीजेपी की टिकट पे, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे भैरव सिंह जी को समर्थन करके, उनको वोट दिए। हमारे बगल में नगर में जयपुर से माहिर आजाद चुनाव लड़ने गए थे बसपा से, वो जीते भी, उनको वोट दिए नगर में। और ऐसे ही कामा में कंसिस्टेंसी से चौधरी तैयब हुसैन जाहिदा खान जो अभी मंत्री हैं, उनके पिता जो 3 राज्यों में मंत्री रहे, पंजाब में, हरियाणा में और फिर राजस्थान में, उनको वोट दिए। तो एक पैटर्न है इनका। दुर्रू मियाँ भी यहीं से जीते थे। दुर्रू मियाँ भी यहीं से जीते थे, पर 93 का इलेक्शन दुर्रू मियाँ राज्यसभा सदस्य थे, 98 का सॉरी, तो वो इसलिए लड़े नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम स्टैटिकली देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये पूरा गेम क्या चल रहा है, पूरी कहानी क्या चल रही है। अब आज के सिनेरियो पे आ जाते हैं। हरियाणा में भी कमोबेश राजनीतिक स्थिति यही है। हरियाणा का जो मेवात है वहाँ पर और राजस्थान के मेवात में क्राइम को लेकर के एक जुगलबंदी है। 2 तहसीलें मेवात की कोसी के पास की उत्तर प्रदेश में भी लगती हैं, पर वहाँ के जो क्रिमिनल मेव हैं वो डर के भाग के सारे राजस्थान आ गए हैं। हरियाणा में भी जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक योजनाबद्ध तरीके से इस क्राइम के विरुद्ध सरकार ने अभियान लिया और धीरे धीरे एक क्राइम को कंट्रोल किया है। करीब 2 महीने पहले नूह एसपी साहब ने एक रेड कंडक्ट की, जिसमें 5000 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया और ओवरनाइट रेड थी, 600 साइबर क्रिमिनल को पकड़ा गया। आज हरियाणा के मेवात में इतनी बड़ी मेव आबादी होने के बावजूद भी गायों की तस्करी करना पुलिस के कारण और गौरक्षकों के कारण बहुत मुश्किल काम हो गया। इतना आसान नहीं है कोई वहाँ से गाय काटने के लिए गायों की गाड़ी भर के ले जाए। ये भी चेंज आया। नकली दूध बहुत बड़ी तादाद में मेवात में बना करता था, सिंथेटिक मिल्क जिसको बोलते हैं। सिंथेटिक मिल्क की कई भट्टियों को पुलिस ने नष्ट किया है। वहाँ कोरेक्स की तस्करी बड़ी तादाद में हो रही है। कोरेक्स पीते हैं लोग नशे के लिए, तो कोरेक्स की तस्करी को पुलिस ने बैन किया है। वहाँ पर अवैध हथियारों को पुलिस ने रेड कर करके बंद किया और आर्म्स एक्ट में सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए। तो जो जराइम पेशा वृत्ति के मेव हैं उनकी एक बहुत बड़ी, अच्छा वो आइडियल हो रहे हैं अपने समाज के और उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। तो अपराध का राजनीतिकरण वहाँ हो चुका। अब ऐसे में जो जेम्स बॉन्ड बना हुआ था, हीरो बना हुआ था अपने समाज में नए उम्र के बच्चों का, और वो उनको भी उसी रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहा था, उसको रोज पुलिस उठा रही है, ठोक रही है, वो छुपा घूम रहा है, फरार है। तो इस प्रकार के जो लोग थे जिन्होंने अपराध के माध्यमों से बड़ा पैसा कमा रखा था और उनकी इज्जत भी जा रही थी और उनके अपराध का नेटवर्क भी तबाह हो रहा था, उन लोगों के मन में एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन था। वो लोग एक मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे तो एक मौका मिल जाए। और दूसरी बात सर, धीरे धीरे वहाँ पे करीब 250 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं, हिंदुओं की ज़मीनों पे कब्जे हो चुके हैं। हमारे मंदिरों पे मलमूत्र की घटनाएं मेवात में बहुत आम होती चली गई थी। दूसरा एक रिलीजियस कारण भी था कि ये दबे कुचले हिंदू ये सामने सर उठा के गौरक्षक बन रहे हैं, इनकी इतनी औकात कैसे हो गई, तो इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अब इनको ताकतवर कौन बना रहा है? इनको ताकतवर बना रही है बीजेपी की सरकार, इनको ताकतवर बना रहा है विश्व हिंदू परिषद, इनको ताकतवर बना रहा है बजरंग दल। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की स्पाइन पे चोट की जाए तो बीजेपी की स्पाइन पे अपने आप चोट लगेगी। अब सबसे मज़ेदार बात यह सर कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पे वहाँ बीजेपी अब भी चुनाव नहीं जीत सकती। उसके बावजूद भी सरकार ने जो अपराध के विरुद्ध काम किया है वो मार्केबल है, रिमार्केबल है, वो बहुत प्रशंसा के योग्य काम है। और उसके बाद भी जो दबे कुचले हिंदुओं को एम्पावर करने का, उनको ताकतवर बनाने का, उनको हिम्मत देने का काम जो प्रशासन ने किया है, ये दोनों बातों की प्रशंसा होनी चाहिए।
ठीक है, नूहू दंगे के अंदर इनकी प्लानिंग थी। नूहू दंगे में एक बड़ा इंटेल फेलियर रहा हमारे वहाँ की स्टेट की पुलिस का और वहाँ की इंटेलिजेंस का। नूहू दंगे में व्यवस्थागत खामियां भी थी, 700 पुलिसकर्मी पर्याप्त नहीं थे। ये सब बातें अपनी जगह हैं, मैं उन पे कोई कारपेट के नीचे कचरा दबाने की कोशिश नहीं करूँगा, ये फेलियर्स हैं। लेकिन मुख्य कारण मोनू मानेसर नहीं है, मुख्य कारण है अपराध के तंत्र पे सतत पड़ती हुई चोट और अपराधियों का और क्रिमिनल्स का जो पूरा का पूरा मॉरल डाउन हो रहा था, उनका पूरा नेक्सस तबाह हो रहा था। इवन हिंदुओं में इतना साहस आ गया था कि जो गांव हिंदू विहीन हो गए और वहाँ उनकी ज़मीनें, वो उन ज़मीनों को क्लेम करने लग गए थे अब कि भाई हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं की, ठीक है तुमने बुरी परिस्थिति में हमको भगा दिया, अब हमको हमारी ज़मीन वापस चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई थी, जिनको प्रताड़ित करके, डरा के, धमका के, हैरेस करके, उनकी बहन बेटी छेड़ के, उनकी गिरेबान पे हाथ डाल के, उनके घर में एक आध मर्डर करके भगाया था। उनकी इतनी हिम्मत, वो वापस लौट के गांव में आ रहे हैं, ये बड़े कारण हैं। तो ये जो इन्होंने जो एक प्रकार से मैं कहूँ कि एक तरफा हमला जो किया, इसको दंगा कहना तो मेरे विचार से उचित नहीं है, क्योंकि तो एक तरफा हमला था जी, 100% पूरा सुनियोजित एक तरफा हमला था। तो इस एक तरफा हमले से आपको क्या लगता है कि इनके ये जो उद्देश्य हैं वे सफल हो सकते हैं, या कि सरकार को एक और अवसर मिला है इन पर वापस और चोट करने का? देखिए, सरकार ने तो उस गलती को सुधार करने का प्रयास किया है और सरकार ने वहाँ पैरामिलिट्री की पूरी बटालियन भेज दी है, आईटीबीपी की बटालियन भेज दी है और दुनिया भर की वहाँ पे पैरामिलिट्री और पुलिस वहाँ पे पहुँच गई है। तो तात्कालिक रूप से सरकार ने जो भी सख्त एक्शन लेना था वो लिया है। अब आगे की यदि हम बात करें, रणनीतिक बात यदि हम करें कि आगे क्या, तो आगे देखिए, ये युद्ध तो हिंदू समाज का है और ये लड़ना हिंदू समाज को ही पड़ेगा, ये सरकार का युद्ध नहीं है। हमारी खोई हुई ज़मीनें हमको वापस लेनी है, हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमको वापस लेनी है, हमारी बस्तियों को वापस हमें बसाना है, हमारे मंदिरों में घंटियां हमें बजानी है। इसके लिए तो जो करना पड़ेगा वो हमको ही करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए सरकार के भरोसे रहना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ इस मामले में राजनीति भी आरंभ हो गई है, जैसा हमने देखा कुछ कतिपय इस प्रकार के बयान आए, उसमें ऐसा लगा कि सरकार के भीतर ही कुछ चल रहा है इस तरह का। मैं आपको बताता हूँ, सारी घटना को बार बार घाटमिका के जो गौ तस्कर थे नासिर और जुनैद, उनकी हत्या से जोड़ा जा रहा है। नासिर और जुनैद के जले हुए शव मिलना और नासिर और जुनैद के मामले में 302 का मुकदमा दर्ज होना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जिसने भी उनकी हत्या की है उनके विरुद्ध राजस्थान सरकार या पुलिस कार्रवाई करे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या है? नासिर और जुनैद कहाँ के थे? ये घाटमिका गांव है, गोपालगढ़ थाना के पास में, गोपालगढ़ थाना, गोपालगढ़ थाना कामा, ये हाँ हमारे राजस्थान में आता है। तो घाटमिका एक ऐसा क्लासिक गांव है जहाँ पे हर ऑल्टरनेट व्यक्ति पे या लगभग हर व्यक्ति पे गौ तस्करी और गौ हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। नासिर एक हिस्ट्री शीटर था गौ तस्करी और गौ हत्या के मामलों में। जुनैद के विरुद्ध भी मल्टीपल केसेस दर्ज थे और दोनों इनामी थे, दोनों ही इनामी थे। अब राजस्थान के मेवात में पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जाहिदा खान कामा से एमएलए हैं, जहाँ के नासिर और जुनैद थे उनके विधानसभा के। बगल में वाजिब अली बसपा से जीत के कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके बगल में रामगढ़ में अभी हमारे अपोनेंट जुबेर खान की पत्नी सफिया खान एमएलए हैं। जुबेर खान को दर्जा दिया हुआ है मंत्री का और मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है। अपना ये जाहिदा खान जो है ये अभी सरकार में मुख्य मतलब मेन स्ट्रीम की मंत्री हैं, एमएलए होने के साथ में ये शिक्षा मंत्री भी हैं। वाजिद अली को किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना करके मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। यानी 3 चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और 1 नॉमिनेटेड है, तो सबके पास मंत्री के दर्जे कम ज़्यादा व्यवस्था चल रही है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप का फ़र्क ये पड़ता है कि हमारे यहाँ गाय की गाड़ी जाती है, कोई रोकता नहीं है कि मॉब लिंचिंग का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये अंतर पड़ता है पॉलिटिकल लीडरशिप का। घाटमिका जैसे गांव में जहां गौ तस्करी के लिए पूरे इलाके में घाटमिका, रावली, दोहा, ये कुछ गांव कुख्यात हैं, कुछ हरियाणा के, कुछ राजस्थान के, उसके बावजूद भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में चिरंजी लाल सैनी जी की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग से मेव कर देते हैं मुसलमान। योगेश जाटव की भटपुरा गांव के योगेश नामक एक बच्चे की हत्या होती है, छोटे से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट पे उसको पीट पीट के मेव मार देते हैं। किशन लाल जाटव अपने पड़ोसी को कहता है मोटरसाइकिल तेज मत चला, उसको घात लगा के मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। एक भी जगह सरकार नहीं पहुंची। ये राजनीतिक
पृष्ठभूमि का ये अंतर पड़ता है। और घाटमिका में गहलोत साहब खुद जाते हैं, गौ तस्करों के परिवारों को नौकरी देते हैं, गौ तस्कर के परिवारों को मुआवजा देते हैं। यानी कांग्रेस की सरकार गौ तस्करी जैसे संगठित क्राइम को लेजिटिमेट करती है खुद जाकर के। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का अंतर आता है। चाहे खट्टर अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो, ये एक अलग विषय है, लेकिन खट्टर गौ तस्करी को, साइबर क्राइम को, बाकी जितने भी प्रकार के जराइम पेशा काम हो रहे हैं, सिंथेटिक दूध का मामला हो, अवैध हथियारों का मामला हो, उनको क्राइम की तरह से सरकार डील कर रही है। और अनिल विज जी इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने में बहुत लंबे समय से लगे हुए। ये मूलभूत अंतर लोगों को समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो कार्रवाइयाँ जैसे हरियाणा में हो रही हैं, उसमें आगे आप क्या देखते हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है इनका, इससे इसमें अंतर पड़ेगा या कि और तेजी आएगी? मैं आपको निवेदन करता हूं सर, एक तो ये कलश यात्रा सावन के महीने में हर वर्ष होती है। पांडवों के ज़माने का नल्हड़ महादेव मंदिर है नूह के थोड़ा सा आउटर में। नल्हड़ एक विलेज है जो नूह में लगभग शामिल हो गया है। नूह के एक कोने से अभिषेक करते हुए, कलश लेते हुए चलते हैं और हर मंदिर में अभिषेक करते 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 नल्हड़ महादेव पे इसका समापन होता है। एक तो ये हर साल होती है, तीसरे या चौथे सोमवार को सावन में। ये हमेशा होती है, पहली बार नहीं थी। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से धोखाधड़ी करके अब की बार हमला किया गया है, मुझे निजी रूप से ये लगता है कि हम सबको मिलकर के, समस्त हिंदू समाज को मिलकर के और 4 गुना बड़ी, 5 गुना बड़ी यात्रा निकालनी ही पड़ेगी और निकालते ही रहेंगे। देखिए, अब धकेलते धकेलते हमको दीवार से तो लगा दिया है। अब दीवार तोड़ के ये पूरी छत अपने ऊपर तो गिराने से रहे, तो अब रिटेलिएट करने के अलावा हमारे पास इन्होंने कोई विकल्प छोड़ा नहीं है। इसलिए हर जगह हिंदू प्रतिरोध पूरी ताकत से हो, ये सुनिश्चित करना हिंदू समाज का उत्तरदायित्व है। और हम जैसे लोगों का मैदान में खुद खड़े होना, चाहे गोली क्यों ना चले, चाहे बंदूक क्यों ना चले, चाहे गोला क्यों ना चले, चाहे टैंक क्यों ना चल जाए, कुछ भी हो जाए, मौके पे बीच खेत जाकर के हम जैसे लोगों को खड़े होकर नेतृत्व करने का साहस करना पड़ेगा। मुझ में तो है। जो भी हमारे भाई बहन बच्चे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनमें से जो भी वॉलंटियर करना चाहे, उन सब को पूरी ताकत से साथ में खड़े होना चाहिए। मैं 1-2 दिन में वहाँ जाने वाला भी हूँ। वहाँ हमारे बजरंग दल के मित्र हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े भाई हैं और बाकी हमारे विचार परिवार के लोग हैं। मैं सबसे मिलने वाला भी हूँ। जितने भी हिंदू समाज के लोग इंजर्ड हुए हैं और उनमें से कोई निर्धन है, उनके उपचार की जिम्मेदारी हम धर्मांश फाउंडेशन के माध्यम से उठाएंगे, ऐसा हम उनको सूचना दे चुके हैं। किसी की यदि मृत्यु हो गई होगी तो जो हमसे पुष्पम पत्रम बन पड़ेगा उनके लिए आर्थिक सहयोग के लिए वो हम तुरंत करने वाले हैं। हमारा कोई वॉरियर अगर इस पूरी घटनाक्रम में जेल चला गया होगा नामजद होकर के, उसकी चिंता करना और उसके परिवार की चिंता करना भी हमारा उत्तरदायित्व। तो ये सब काम हम करेंगे, बीच खेत मौके पे जाके अपने लोगों के बीच में पंचायत में बैठ के करेंगे। जी, तो ये जो समस्या उत्पन्न हुई है जो मेवात की, ये तो इसका जो बीज है, मैं इतिहास पढ़ता रहता हूँ, ये जो मेव थे ये जा रहे थे पाकिस्तान और इनको रोक लिया गया और नेहरू जी ने तो इनको दिल्ली में भी बसाने की व्यवस्था कराई थी। तो उसमें से बहुत सारे तो पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे रह गए। क्या अनुपात 50-50? सर, अब इसको प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर गांधी जी के इस महापाप ने हमको इस कैंसर के साथ में रहने के लिए मजबूर किया है। इन्होंने भौंडसी के पास में किसी जगह दिसंबर 1947 झरसा गांव है, हाँ, भौंडसी के पास झारसा में 1947 के दिसंबर में इनको रोका था। मैं भी मेवात पे बहुत अध्ययन करता हूँ, इसलिए मेरी भी जानकारी में है। और गांधी जी ने इनको ये भी कहा था कि तुमको जरायम पेशा कौम घोषित कर रखा है, तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम ये जरायम पेशा वाले मामले को छोड़ दो और मेरी इस बात पे गंभीरता से विचार करना। तो गांधी जी की विनती ये तो मान ली कि ये हमारी यहाँ पे रह गए, पाकिस्तान मिलने के बाद भी हमारी आपके साथ जो है ये कैंसर को लेकर के हमको चलना पड़ रहा है, लेकिन ये नहीं माना कि तुम जरायम पेशा धंधे छोड़ दो। तो ये क्लासिक लोग हैं, ये कम्युनिटी क्लासिक है सर, ये समाज, इनको अपने फायदे की बात तुरंत समझ में आती है और जो काम की नहीं होती उसको ये 1 सेकंड भी कैरी नहीं करते हैं।
तो अभी कहीं गांधी जी की आत्मा होगी तो उनको बहुत कोड़े पड़ने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया। क्यों बुरा, तो कईयों के साथ किया, लेकिन मेवात में जिन मंदिरों पे शौच हो रही है, शिवालयों पे जिन पे मूत्र विसर्जन हो रहा है, जो हिंदू को अपमानित किया जा रहा है, इस स्थिति से बचा जा सकता था। 12-13-14% पॉपुलेशन होते हुए भी इन्होंने कुछ 24-25% का भूभाग ले लिया हमसे। उसके बाद यार क्यों हमको परेशान करने के लिए इनको रोका गया यहाँ पे। ये भी कहा जाता है कि जो नूंह जिला है ख़ासतौर से जो हरियाणा का है, ये देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसमें बताते हैं कि ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या केवल 2% है, और जो जितने भी मानक हैं विकास के उसमें सब में पीछे है। और इसके लिए सरकार ने बड़े प्रयत्न भी किए हैं। उन प्रयत्नों का कोई असर पड़ा है? सर असर पड़ा, मैंने देखा अपनी आंखों से। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक 28 तारीख की रात को हमारे एक भाई साहब, दोपहर में हमारे एक भाई साहब जयपुर से नए वाले हाईवे पे होते हुए दिल्ली जा रहे थे और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो घायल हालत में उनको नूंह मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उनके साथ में जो थे को पैसेंजर, एक आंटी हमारी, वो खुद डॉक्टर हैं, उनको खुद को डॉक्टर को स्विचर नहीं मिला टाँके लगाने के लिए। हमारे उस भाई की मृत्यु हो गई। अगर उस आदमी को ले जाया जाता मेदांता एम्बुलेंस के द्वारा या गुड़गांव में किसी ठीक जगह, क्योंकि उतनी दूरी गुड़गांव की थी, तो वो व्यक्ति बच सकता था हमारा बड़ा भाई। सीटी स्कैन और एमआरआई चोरी करके ले गए सर। मेडिकल कॉलेज की सीटी स्कैन और एमआरआई वहां के मेव चोरी करके ले गए। जिन लोगों को अपने समाज की जान की नहीं पड़ी है कि ये मशीनें हैं, इससे लोगों के जांच होगी, उनका इलाज होगा। मैंने मेरे जीवन में इतना थर्ड क्लास मेडिकल कॉलेज कभी भी नहीं देखा। मैं इसी 28 तारीख की सायकाल की बात कर रहा हूँ, जो 28 जुलाई गई है, अब से 5-6 दिन, 4-5 दिन पहले। ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मशीन चोरी कैसे हाँ, मशीन हो सकती मुझे है? बताया वहां के डॉक्टर्स ने। मैंने बोला कि यार आपको कम से कम इनका स्कैन तो करना चाहिए था, इनके कोई हेड इंजरी थी क्या क्या नहीं था, आपने डायग्नोज तक करना ठीक नहीं समझा। बोले सर कुछ है ही नहीं, सीटी स्कैन और एमआरआई तो चोरी हो गई है। मतलब ये कोई नौकरी नहीं करना चाहता। कोई छोटा मोटा कोई ऐसा तो नहीं है कि पूरे हरियाणा कोई बाइक है चोरी हो जाए। पूरे हरियाणा का सबसे ज्यादा सप्रेस्ड स्टाफ, या तो उसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है या फिर वो कहीं पे काम करने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को नूंह मेडिकल कॉलेज में रखा हुआ है। नूंह के अंदर, मेवात के अंदर, चाहे मास्टर लगे, चाहे चपड़ासी लगे, चाहे बाबू लगे, चाहे पुलिस वाला लगे, चाहे कुछ और लगे, चाहे तहसीलदार लगे, चाहे पटवारी लगे, वो 100% पनिशमेंट पोस्टिंग है। जैसे अपने यहाँ बात बात में कहते हैं ना कि ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ तो साले का बाड़मेर ट्रांसफ़र करा देंगे। बाड़मेर में तो केवल भौगोलिक परिस्थितियां हैं और कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ तो आपको टॉर्चर में जीना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियां और वहाँ की पॉपुलेशन दोनों आपको टॉर्चर करेंगे। इतना पिछड़ा है। और पिछड़ापन का कारण यही है सर। आप देखिए, अभी नया दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बना है, इसका जो पहला कट है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र श्री रामगढ़ में है, राजस्थान का। तो लोग आ रहे हैं गुड़गांव से, दिल्ली से, साहब हमको वेयर हाउसिंग के लिए ज़मीनें खरीदनी है। तो मैंने बोला भाई हमसे पहले तो पलवल का कट भी है, हमसे पहले तो फिरोजपुर झिरका जो मेवात में पड़ रहा है, नूंह में जिले में, वहाँ का कट भी है। वो कहते हैं भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, वहाँ 5 पैसे भी खर्च करेंगे, हमारी ईंट तो नहीं बचेगी। हमने अगर कोई ज़मीन ले ली और उस पर ईंटों की बाउंड्री करनी होगी तो सुबह ईंट लाएंगे, शाम तक तो ईंट चोरी हो जाएगी, हम वहाँ पैसे लगाएंगे। सौभाग्य से बोले आप भी हो तो मेवात में, लेकिन ये कट जहाँ खुला है वहाँ हिंदू आबादी भी बराबर से, इसलिए हमको थोड़ी हिम्मत है कि यहाँ हम बिजनेस कर पाएंगे। और आप जैसे लोग पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ बैठे हैं जो बिजनेस और इकोनॉमी को समझते हैं ठीक से और प्रोटेक्ट करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए हम आपसे संपर्क कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे ज़मीन दिलवाओ और हमको यहाँ पे काम करने दो। ये हालत है। अब इसकी थोड़ी सी पॉलिटिकल एनालिसिस भी कर लें। इसमें पार्टीज़ का क्या रोल है, हमारे कांग्रेस का क्या रोल है? सर बेसिकली देखिए, ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है, अब जो जोड़ी जा रही है वो घाटमीका के नासिर जुनैद केस से होती है। उसमें नासिर जुनैद के जो परिवार वाले हैं वो 5-6 प्रमुख बजरंग दल और गौरक्षा दल के लोगों का नाम लिखा देते हैं। इनमें से किसी को भी पुलिस, कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, हो सकता है वो रहे हों उस घटना के समय, वहाँ पे मौजूद हों। लेकिन मोनू मानेसर आज तक भी इसलिए खुला घूम रहा है क्योंकि मोनू मानेसर के विरुद्ध कोई सबूत पुलिस को मिल नहीं पा रहा।
श्रीकांत पंडित के विरुद्ध कोई सबूत मिल नहीं पा रहा। ये लोग किसी दूसरी लोकेशन पे थे, इनकी मोबाइल लोकेशन जिसको आजकल प्रमाण के रूप में कोर्ट भी लेजिटिमेट करती है, और उन एरियाज़ की, उन प्लेसेस की जहाँ पे थे, वहाँ की सीसीटीवी कैमराज ने इनको काफ़ी सहायता की है। मामन खान फिरोजपुर झिरका एमएलए विधानसभा में बोलते हैं कि अब कोई मेवात में गौरक्षा के नाम पे आ गया तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे, आना तो उसके हाथ में, मेवात से वापस जाना उसके हाथ में नहीं। ऐसे कई स्टेटमेंट कांग्रेस के जो दोनों तीनों एमएलए हैं वो कंसिस्टेंसी से देते रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है वामपंथी मीडिया की कि वो रोज ट्रिगर कर रहे हैं, उस पर आप बात नहीं करोगे, और वो सीधी चुनौती दे रहे हैं, उस पर आप बात नहीं करोगे, और आप बात ये करोगे। मोनू मानेसर ने वीडियो डाल दिया। भाई मोनू मानेसर का तो बहाना है, तुम्हारे जितने साइबर क्रिमिनल हैं वो हरियाणा पुलिस से जूते खा खा के हमारे सिर आके पड़ गए राजस्थान के मेवात में। तुम्हारे जितने गौ तस्कर हैं सब हरियाणा पुलिस से जूते खा के राजस्थान आके बैठ गए हैं। तुम्हारे जितने और जरायम पेशा लोग हैं वो सब राजस्थान आके बैठ गए। अब राजस्थान हरियाणा कहने को है सर, एक्चुअली खेत से खेत जुड़ा हुआ है। खेत की ये डॉली क्रॉस करके आप इधर आके खड़े हो गए तो मेरे से 2 फुट दूर आप हरियाणा में खड़े हो और मैं राजस्थान में खड़ा हूँ। हरियाणा पुलिस इस खेत की डॉल तक आ सकती है, उसके आगे परमिशन लिए बिना नहीं आ सकती है। यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। तो ये सारा का सारा जो कष्ट है, हिंदुओं की ज़मीनें वापस न देनी पड़ जाएं, हिंदुओं के मकान वापस न देने पड़ जाएं, हिंदू सामने आंख में आंख डाल के खड़ा कैसे होने लग गया। मेवात जैसी जगह में जो इनकी अपराधों की राजधानी थी और इनके तथाकथित धार्मिक कार्यकलापों की तबलीगी जमात की राजधानी है, वहाँ पे हिंदुओं की हिम्मत कैसे हो गई इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं निकालने की। वहाँ पे कावड़ कैसे आ रही है, वहाँ पे डीजे कैसे बज रहे हैं, वहाँ पे कैसे गाना बज रहा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। परेशानी का सबब ये है, मूल कारण ये है। और पॉलिटिकल लीडरशिप एकदम स्पष्ट है, वो कांग्रेस में हो किसी और पार्टी में हो, उनको क्या करना है ये वो हमेशा जानते हैं। सारा कन्फ्यूजन हमारे लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो सारी प्रॉब्लम हमारे लोगों के साथ में है। इसके आगे के जो राजनीतिक परिणाम, अभी राजस्थान का चुनाव होने वाला है, उसमें क्या होने वाला है? पूर्वी राजस्थान में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी राजस्थान के अंदर जो सतत घटनाएं हुई हैं, चाहे करौली दंगे की बात हो, मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके जाते हैं राम जी की शोभा यात्रा पे, रामनवमी की शोभा यात्रा पे, शोभा यात्रा को तोड़ा जाता है, भगवान राम की तस्वीरों को तोड़ा जाता है, और जो कार्यकर्ता लोग थे शोभा यात्रा निकालने वाले उनके ऊपर भीषण हमला होता है, किसी के हाथ टूटते हैं, पैर टूटता है, सिर फूटता है। ऐसे घायल लोगों को तो 25 दिन बाद जमानत मिलती है। मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंकने वाले, सरिया चलाने वाले वो लोगों को अगले दिन 151 में जमानत मिल जाती है। कंसिस्टेंसी से ऐसी घटनाएं हैं। एनआईए नहीं आती तो कन्यालाल वाले जो सरतन से जुदा वाला मामला उदयपुर में, उसमें भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। तो इसलिए राजस्थान में पीएफआई की रैली को गहलोत साहब की सरकार अनुमति देती है और हिंदुओं के सारे त्योहारों को बैन कर देती है। हमारे यहाँ मेवात की मैंने आपको घटनाएं बताई, मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग करके जिनको मारा उनके घर सरकार नहीं पहुंची, लेकिन गौ तस्करों के घर सरकार तुरंत पहुंच गई। राजस्थान में तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा है, और तुष्टीकरण और ये सारे तुष्टीकरण के कारण जो पूरा खेल रचा जा रहा है उसका हमारे आम जनजीवन पे, हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, इसको सब लोग ठीक से समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तुष्टीकरण एक बहुत प्रमुख मुद्दा राजस्थान के चुनाव में रहने वाला है, और उसमें इन्होंने सारी मर्यादाएं और सीमाएं लांघ करके इनको सपोर्ट किया है। इस बात का जवाब जनता अवश्य मांगेगी कांग्रेस की सरकार से। और लोकसभा चुनाव में आप कैसे देखते हैं? हरियाणा का जो ये क्षेत्र है, पिछली बार 10 की 10 सीटें हरियाणा में आई थी, 25 की 25 राजस्थान में आई थी। सर देखो, हरियाणा में ये क्या है, स्प्लिटेड एरिया है। इसका कुछ पार्ट रेवाड़ी लोकसभा में लग रहा है, कुछ पार्ट गुड़गांव लोकसभा में लग रहा है, कुछ फरीदाबाद में लग रहा है। नहीं, रेवाड़ी तो लोकसभा सीट है नहीं, गुड़गांव है, हाँ, और भिवानी महेंद्रगढ़ है। हाँ, तो ये क्या है, स्प्लिटेड एरिया है, इसलिए बैलेंस हो जाता है। बाकी इस एरिया से बीजेपी 2014 में भी हारी है, इस एरिया से बीजेपी 2019 में भी हारी है। विधानसभा दूसरे नहीं, लोकसभा के अंदर विधानसभाएं होती है ना, तो यहाँ की विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारी है। भले ही कैंडिडेट लोकसभा जीत गया हो, पर इस क्षेत्र से वो कैंडिडेट हार के गए हैं बीजेपी के। आने वाले समय में भी जो मुझे लगता है यहाँ से जैसा था वैसा ही रहेगा, और बाकी के लोग और अधिक संगठित होकर के वोट देंगे, ऐसा मेरे को लगता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय आहूजा जी। आपने मेवात के कुछ ऐसे पहलुओं पर हमको जानकारी दी है जिसकी अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है।
और मुझे लगता है वो उनकी चर्चा होनी चाहिए, जो पृष्ठभूमि है सर मेन स्ट्रीम मीडिया को तो सिर्फ मोनू मानेसर के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। बड़े दुख की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया अपराधों पर बात नहीं कर रहा, अपराध, संगठित अपराध के नेक्सस पर बात नहीं कर रहा। आपने अवसर दिया और इन सारी बातों पर मुझे खुल के अपनी बात कहने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपका और जयपुर डायलॉग के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी।